हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। समतल में गति और समतल में गति में मैंने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण और कुछ अभ्यास करवाए थे जो समतल में गति पर सीधे सीधे आधारित थे। यानी दो उदाहरण हैं ऐसे। अगर आप एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को देखें तो उदाहरण नंबर 4 और 5 और सवाल नंबर 20 और 21 बिल्कुल सीधे सवाल हैं जो इस तरह के थे। अब क्योंकि समतल में गति, दो विमाओं में गति, दो दिशाओं में गति, इस पर जो उदाहरण थे, जो आंकिक प्रश्न थे, उदाहरण सहित बहुत अच्छे से हमने इससे पहले के वीडियो में आपको करवाया है और अपनी तरफ से भी मैंने काफ़ी उदाहरण दिए हैं आपको। और अब बात आई कि भाई जो प्रयोग है, यानी वेक्टर यानी सदिश राशियों के जो प्रयोग हैं या विस्थापन हैं या त्वरण निकाल दिशा में, दो दिशा में, अब इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है अपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन। अपेक्षिक गति में क्या है, अपेक्षिक गति का बेसिक क्या है, यानी जो आधार है किस हिसाब से देखा जाता है अपेक्षिक गति में। तो देखिए, अपेक्षिक गति का मतलब होता है कि एक पे बैठकर दूसरे को देख लेना। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक पे बैठकर दूसरे को देख लेना, या फिर हम ये मान लें कि जब हम किसी स्थिर बिंदु के रिलेटिव, स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई गति देखते हैं तो वहाँ पर हम सारी की सारी गणनाएं एक अलग तरीके से करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वो भी अपेक्षिक है, लेकिन जिसके रिलेटिव है, जिसके सापेक्ष है या जिसके अपेक्षिक गति जिसके अनुसार देखी जा रही है वो विराम अवस्था में है, तो हमारा उतना ध्यान नहीं जाता यहाँ पे। क्योंकि हम भाई एक चल नहीं रहा, मान लो मैं चल नहीं रहा हूँ, कोई मोशन हो रही है तो ये भी अपेक्षिक गति, मेरे सापेक्ष में ही वो गति हो रही है। मैं ही अपने तरीके से देख रहा हूँ वहाँ कितना विस्थापन हो रहा है, कितना वेग है, कितना त्वरण है, लेकिन वहाँ पर कोई विशेष गणना नहीं की जाती। वो सीधे सीधे फार्मूले बनाए जाते हैं। तो वो फार्मूले अगर देखा जाए तो अधूरे हैं फार्मूले, क्योंकि वहाँ पर हम जो अपेक्षिक गति का मूल नियम है उसको भूल जाते हैं। क्योंकि वो भी गति रही है इस तरीके से, वो भी अपेक्षिक है। जिसके सापेक्ष में वो गति है वो विराम अवस्था में है, या उसमें कोई त्वरण नहीं है या उसमें कोई विस्थापन नहीं है, लेकिन है वो भी अपेक्षिक। अब यहाँ जब हम जाते हैं वापस अपेक्षिक गति पर यानी रिलेटिव मोशन पे हम जाते हैं तो फिर हमें नई चीज़ पढ़नी पड़ती है। ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये रुका है, तो फिर हम सोचते हैं ये तो रिलेटिव मोशन है। एट ऑल जितनी भी मोशन है, जितनी भी गति है, सब है सापेक्ष में, एक दूसरे के सापेक्ष है। यानी सारी की सारी है अपेक्षिक गति ही, रिलेटिव मोशन ही है। हमें सरल लगती है क्योंकि हम एक बिंदु को स्थिर मान लेते हैं, उसके सापेक्ष में गति निकाल लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ को सामान्य बनाते हैं। यानी हम ये मानेंगे कि अगर दो ही चल रहे हो, दोनों ही चल रहे हो, एक चलती हुई चीज़ दूसरी चलती हुई चीज़ को देखे तो उसके सापेक्ष में उसका वेग कितना होगा, उसका विस्थापन कितना होगा, उसमें त्वरण कितना होगा। त्वरण पर यह बात लागू होती भी है कि नहीं होती है, क्योंकि न्यूटन के गति के नियम ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु त्वरित है, त्वरित अवस्था में है, तो दूसरे पर लगे हुए बल की गणना आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब त्वरण पर ये सिद्धांत काम नहीं करेगा। हम कह सकते हैं आपेक्षिक त्वरण निकालने को निकाल लेंगे हम, लेकिन अगर बलों के नियम में जाकर देखें, न्यूटन के नियम में जाकर देखें, तो बलों पर नहीं ये नियम लागू होता, केवल विस्थापन पर और वेग पर, विस्थापन और वेग पर यानी स्थिति बदलने पर ये लागू हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे ये सिद्धांत क्या है, ये नियम क्या है, इसकी विधि क्या है। अगर इसको बिल्कुल सामान्य दृष्टि से देखें तो ये चक्कर क्या है, सीधी सी बात ये है। चलो देखते हैं। अब मान लीजिए मैं बिल्कुल सरल सी बात करूंगा, बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा। मैं आपेक्षिक गति लिख देता हूं पहले मैं। आपेक्षिक गति ऐसे लिख देता हूं, ठीक। अब मैं सरल सी बात करूंगा। मान लीजिए कोई कार इस तरफ को जा रही है, मान लो ऐसे कोई कार जा रही है सपोज,
इसका नाम लिख दूं, ये है कार ए, इसी दिशा में ये कार जा रही है। दूसरी कोई कार मान लीजिए इस दूसरी दिशा में जा रही है, कोई कार मान लो इस तरफ को जा रही है, यूँ इस दिशा में जा रही है, मान लीजिए कोई और कार ऐसे, ये है कार मान लीजिए बी, ठीक। और ये दो अलग अलग दिशाएं, मान लो इसकी दिशा इस तरफ को जा रही है और ये कोई और है, ये मान लो इस तरफ को जा रही है। दो रोड हैं, दो सड़कें हैं, दो सड़क हैं, इस तरीके से दो कारें चल रही हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कार ए में बैठकर कोई बी को देखता है या बी में बैठकर कोई ए को देखता है। मैं और आप हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं और आप हैं, एक कार में मैं हूँ, या एक मोटरसाइकिल पे मैं हूँ, स्कूटर पे या साइकिल पे एक पे आप हैं, या फिर आप पैदल चल रहे हैं, मैं पैदल चल रहा हूँ, रिलेटिव यानी दोनों में मोशन हो रही है। तो क्या दिखाई देगा? देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, कार ए का ड्राइवर क्या देखता है, कार बी का ड्राइवर क्या देखता है, कार ए के बारे में क्या देखता है। और एक होता है कि भाई स्थिर है कोई व्यक्ति, मान लो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है जो स्थिर है, बिल्कुल ऐसे स्थिर व्यक्ति ऐसे, या विराम अवस्था में एक व्यक्ति। अब ये व्यक्ति जो देखता है, ये तो जो सही है मोशन, जो गति बिल्कुल सही मायने में हो रही है, ठीक, ये तो उसको देखता है जो कि हम सामान्य पढ़ते हैं। ऐसे ये ए को भी देखता है, बी को भी देखता है। लेकिन अगर ए से बी को देखा जाए, ए से बी को देखा जाए, तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? यहाँ से सीधा अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है वो दिखाई देता है। मान लीजिए मैं दृष्टि ले जाता हूँ, मान लीजिए मैं कैमरे के लेंस में दृष्टि ले जाता हूँ, सबसे पहले क्या चीज़ जाती है वहाँ तक? मेरी तरफ से दृष्टि जाती है, यानी वहाँ से प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है, मेरी दृष्टि वहाँ पहुँची हुई है। तो सबसे पहले अगर ए देखे बी को तो यहाँ देखेगा, तो ए और बी के बीच में जो विस्थापन है अगर उसको देखा जाए, ए से बी के बीच में जो विस्थापन है वो इस तरफ है ऐसे, और इसे कह सकते हैं कि ये विस्थापन है ए बी सदिश ऐसे। और अगर यहाँ स्थिर व्यक्ति के हिसाब से देखूं और यहाँ मान लूँ कि यहाँ मूल बिंदु है, ऐसा मान लूँ इसको कि भाई ये मूल बिंदु है, ये है 0 0 0, मान लो मैं ऐसा, ये स्थिर व्यक्ति मूल बिंदु पर खड़ा हुआ है, ये मान लीजिए x अक्ष और ये y अक्ष और ये z अक्ष, ऐसे अक्षों को मान लूँ, तो ये जो स्थिति है मूल बिंदु को OA मान लूँ, और इसकी जो स्थिति है ये क्या बना सकता हूँ? इसे बना सकता हूँ OA ऐसे, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष देखा जाए तो ये स्थिति इसकी OA है। किसी भी टाइम पर ये चल रहा है, इसका जो विस्थापन है यहाँ से मूल बिंदु से विस्थापन, क्योंकि मूल बिंदु से स्थिति तो वो विस्थापन हो जाएगा, ओ से ए तक की जो कम से कम दूरी है वो विस्थापन बन जाएगी, और सदिश रूप में लिख दूंगा तो उसमें दिशा भी लग जाएगी। तो इस प्रकार ओ ए जो सदिश है वो किसका है? वो ए का है ऐसे। अब इसी तरीके से अगर बी के लिए देखूँ, यहाँ से इस तरीके से देखूँ बी के लिए, तो ये जो सदिश है इस दिशा में ये कौन सा है? ये है ओ बी, ये ओ बी सदिश है, ठीक। अब जब ए से बी को देखा जाता है, ए से बी को देखा जाता है, तो ए से बी को देखने में नियम ये काम करता है कि बी की तरफ से प्रकाश यानी लाइट ए को जाएगी तभी वो दिखाई देगा। मान लीजिए मुझसे लाइट किसी ना किसी रूप में आप तक पहुंच रही है, तभी मैं दिखाई दे रहा हूँ। चीज़ें हमें दिख रही हैं, इसका मतलब उनसे लाइट चल रही है, हम तक पहुंच रही है, तभी मैं दिखाई दे रहा हूँ, तभी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बी अगर इसको दिख रहा है तो बी से लाइट उधर को जा रही है, और वो किस रास्ते से जा रही है, लाइट का, प्रकाश का चलने का तरीका, कहता है जी सीधी रेखा में जाती है। बी से लाइट चलेगी, प्रकाश चलेगा, सीधी रेखा में ए तक पहुँचेगा। इसका मतलब ए को जो बी है वो ए बी के अनुदिश दिखाई देगा, यानी जो एक से बी तक मिलाने वाला सीधा विस्थापन बनता है उसके अनुदिश दिखाई देगा। अब वो चीज़ क्या है? मान लीजिए ये ए चल रहा है एक वेग से जिसे मैं कहता हूँ वी ए, और ये चल रहा है एक वेग से जिसे मैं कहता हूँ वी बी,
ठीक, ये स्थिति है, ये वेग है। जैसे चाहे लिख दो वेग को इधर उधर कहीं भी बनाओ। बात कहाँ से हो रही है? बात हो रही है इस विस्थापन की, और जो पहली स्थिति हैं उनकी बात हो रही है। अब वेग मैंने ऐसे बना दिया, तुम इधर को कहीं भी बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? वेग की जो भी दिशा हो, ठीक, वही हो, उससे पहले स्थिति कहाँ है, विस्थापन कैसे हुए हैं, ये मैटर नहीं करता। हमें बिल्कुल पहला विस्थापन यानी मूल बिंदु से विस्थापन देखने हैं। किसी भी रास्ते से आया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी काम करेगी क्या? वेग की दिशा और विस्थापन का परिमाण या विस्थापन काम करेगा, पूरी तरह सदिश राशि काम करेगी। अब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक लाइट जाएगी तब ये को दिखाई देगा। इसका मतलब बी अंतिम है, ए प्रारंभिक है। ए के सापेक्ष बी की गति, यानी बी अंतिम है, ए प्रारंभिक है। क्योंकि बी से लाइट गई, ए तक गई, तभी बी दिखा, और इस ए बी के अनुदिश गई, तो ए के सापेक्ष बी की गति ए बी के अनुदिश, तो लिख दिया ए के सापेक्ष बी की गति विस्थापन बी ए के अनुदिश। होगी बी ए यानी बी से ए की तरफ, जबकि देखा कैसे है, ए से बी की तरफ देखा है। तो इसका मतलब हो गया, अगर मुझे ए के सापेक्ष बी की गति चाहिए तो मुझे बी में से, ओ बी में से ओ ए घटाना पड़ेगा, तब मुझे ये बी ए मिलेगा। तो सदिश बी ए कैसे निकलेगा? देखो, सदिश बी ए कैसे मिलेगा मुझे? ये मिलेगा मुझे ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसकी दिशा को बदल दूंगा, अब मैं इसकी दिशा को बदल रहा हूँ, इसका नाम बदल रहा हूँ। देखो सापेक्षता में कैसे काम कर रहा है, आप देख रहे हैं इस चीज़ को। अब मैं इसका नाम बदल देता हूँ। देखो ऐसे, ये हो गया बी ए सदिश, ऐसे ये विस्थापन हो गया। कि कैसा विस्थापन है? ए के सापेक्ष बी का विस्थापन, ए के सापेक्ष बी का विस्थापन, सीधी सी बात है। ये हो गया। अब मैं यहाँ करूँ, इसको मान लीजिए मैं एक समय से डिवाइड कर दूँ, इसका अवकलन कर दूँ। मुझे इसको वेग पे ले जाना है तो मैं इसका अवकलन कर देता हूँ। देखो ऐसे कर दिया मैंने अवकलन, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर बना दी मैंने। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा वी बी ए सदिश, और ये वी बी, बी कैसे बदल रहा है, और ये वी ए, यानी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष बी कैसे चल रहा है, ये है उसका वेग। मूल बिंदु के सापेक्ष ए कैसे चल रहा है, यह है उसका वेग। ए के सापेक्ष बी कैसे चल रहा है, यह है उसका वेग। तो यह है रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग का ये मान के चलो कि ये सूत्र है। किसके सापेक्ष है? ए के सापेक्ष बी की गति। ठीक, बी की गति विस्थापन बी ए के अनुदिश होगी। तो ये चीज़ क्या निकली? ये निकला बी का वेग ए के सापेक्ष, ये कह सकते हैं। ठीक, यानी ये भी कह सकते हैं बी का अपेक्षिक वेग ए के सापेक्ष, ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्या है? यही है रिलेटिव मोशन। तो सूत्र ऐसे बनेगा, ऐसे देखा जाएगा। इसमें गलती क्या होती है कि जो हम इसका जो सदिश निरूपण है, जो इसका सदिश राशियों की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर की अवस्था में जो हम इसका निरूपण करते हैं, हम उसे भूल जाते हैं। हम सीधे वेलोसिटी को चाल बनाकर जोड़ने घटाने लगते हैं, तो हमसे गलतियां होने लगती हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सदिश राशियों का निरूपण है। ठीक, अब मैं इसका एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि सदिश राशियों का निरूपण या सिंपली जोड़ना घटाना
इस दोनों बातों में क्या फ़र्क है और कहाँ कहाँ ये बातें लागू होती हैं, मैं 2 उदाहरण लूँगा और आप समझ जाएंगे कि नहीं, वेग ही देखना पड़ेगा, चाल से काम नहीं चलेगा। ठीक, चाल कहीं कहीं पर लग जाती है, हमेशा नहीं। इसलिए लेते हैं एक उदाहरण जिसमें ये फ़र्क, ये अंतर आपको पता लगेगा कि कहाँ वेग है, कहाँ चाल है, और वेग से काम चलेगा, चाल से नहीं चलेगा। ठीक, अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 कार हैं जो 2 तरीक़ों से गति कर रही हैं। 2 उदाहरण हैं, दोनों में 2-2 कारें हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं भाई कैसा मामला है पहले उदाहरण का। मान लीजिए एक कार इधर को जा रही है, यूँ सीधे ये जा रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, ये है कार ए, ऐसे आगे की तरफ रोड पे ये रहे कार के पहिए देखो, और दूसरी कार भी इसी तरफ को जा रही है, ये जा रही है मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड से, ये कार मान लेते हैं बी है, ओके, ये रहे इसके पहिए। ठीक, ये रोड हो गया मान लो, यहाँ पे रोड मान लो, ठीक है, ये हो गई मान लीजिए सड़क। एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों की दिशा एक है। अब हम कह रहे हैं ए के सापेक्ष बी का वेग, अगर हम ये बोलें ए के सापेक्ष बी का वेग, ऐसे। ठीक, तो आगे की तरफ मानी गई दिशा कैसी है? धनात्मक है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी आगे की तरफ कितना, प्लस का 10, और ये भी आगे की तरफ है माइनस, ये है प्लस का 5, तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी बिल्कुल सरल है, एक ही दिशा में 2 वेग हैं। ठीक, तो पीछे वाले से आगे वाले को देखे जाना है, तो आगे वाला तेज चल रहा है, तो ए क्या देखेगा कि बी चल रहा है आगे की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड से। अब अगर b के सापेक्ष a का वेग कर दूं, b के सापेक्ष a का वेग, ठीक, तो क्या होगा वी ए बी, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और ये हो जाएगा +5 माइनस प्लस -10 प्लस, बाद में करेंगे -+10, तो फाइनली देखो ये आ गया -5 मीटर पर सेकंड। यानी अगर B देखे A को तो A उससे पीछे हटता जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक, तो ये इस तरीके से है एक दिशा में, और अगर इन्हें उल्टी दिशा में कर दूं तो ऐड हो जाएंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये जुड़ जाएंगे। तो यानी हम ये मान लेते हैं, हम ऐसा रट्टा मार देते हैं कि सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी चाल, उल्टी डायरेक्शन में प्लस हो जाएगी। लेकिन नियम और कायदे के अनुसार इसको ठीक से देखना चाहिए कि वो प्लस होगी फाइनली या वो माइनस होगी। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम पहले एक दिशा को धनात्मक मान लें, उसके हिसाब से देखें। फिर जैसे मान लीजिए मैंने इस उदाहरण में आगे की तरफ धनात्मक मान लिया, ठीक, तो उस हिसाब से मैंने देख लिया। इसी प्रकार
पहले एक दिशा को निर्धारित किया जाए कि इस तरफ हम धनात्मक मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, तब ठीक, तब गलती नहीं होगी, तब ठीक हो जाएगा। अब अगर ये विपरीत दिशाओं में हो तो बात सही है, ऐड होंगे, लेकिन प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे, अंतिम उत्तर प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये देखना पड़ेगा। अब देखो कैसे, मान लीजिए इसको घुमा दूं ऐसे, यूं कर दूं इसको पीछे की तरफ, और जो मेरा धनात्मक है वो इस तरफ को है, यानी मेरा जो पॉजिटिव एक्सिस है वो आगे की तरफ है, वैसा ही है। अब देखो पहला उत्तर कैसे बदलेगा, देखो यहाँ ये माइनस में है 10 उल्टा, और ये प्लस में है, ठीक, तो कितना हो गया पहला उत्तर, देखो ये पहला उत्तर आ जाएगा -15, ठीक, यानी अगर ए देखता है बी को तो बी उसे अपनी तरफ को, ए की तरफ को, क्योंकि आगे की तरफ जाती तो कितने में आता आंसर, प्लस में आता, पॉजिटिव आता, लेकिन पीछे की तरफ को है, इसका मतलब माइनस में आया तो ए क्या देखेगा, बी इसकी तरफ 15 मीटर प्रति सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है, ऐसा देखेगा। और अगर बी के सापेक्ष देखें तो प्लस में 15 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 15 में, देखो वी ए कितना है +5 और ये कितना है अब -5, तो कितना हो गया, देखो ये हो गया प्लस में 15। अगर बी देखे तो इसकी तरफ ए इस तरफ से आ रहा है, किससे, 15 से, तो इस तरफ से बाएं से दाएं आगे की तरफ कैसी दिशा है, डायरेक्शन है 15, ठीक। तो इसी तरीके से सवाल जुड़ने या घटने का नहीं है, विपरीत दिशाओं में जोड़ दो, एक दिशा में घटा दो, सवाल सिर्फ इतना नहीं है, देखना पड़ेगा कि जोड़ने के बाद वो वैल्यू कैसी आएगी, वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, देखने वाले को अपनी तरफ आते हुए दिखेगा या अपने से दूर जाते हुए दिखेगा, ये भी सोचना पड़ेगा आपको, सिर्फ प्लस माइनस करने से काम नहीं चलेगा। तो उसका तरीका यह है कि ऐसे एक दिशा को धनात्मक माने, फिर सोचें, बड़ी आसानी से उत्तर मिल जाएगा आपको। अब ये थी एक ही दिशा में आना जाना, यानी एक दिशा, एक विमा मान ली मैंने, एक डायरेक्शन मान ली मैंने, उसमें अगर ऐसा हो तो जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब दिशाएं अलग अलग हों तो कैसे निकालेंगे उसका परिमाण, अब इसका एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ। इस दिशा में एक कार जा रही है, मान लीजिए ऐसे, ये जा रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, ये रोड है, और इस दिशा में कोई दूसरी कार जा रही है ऐसे, ये जा रही है मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड से, और इन दोनों रोड के बीच में जो कोण है वो है 60 डिग्री ऐसे, ठीक। अब ये कार मान लेता हूँ ए और ये मान लेता हूँ बी, ठीक। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये चाल है, ये वेग का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में तो नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को सदिश रूप में मान लूँ, जैसा कि है, ये दोनों वेग हैं, उसी प्रकार मैं अगर मान लूँ तो वेग का सूत्र अगर मैं लगाऊँ आपेक्षिक वेग का, तो उसके अनुसार मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ मिलेगी, एक ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जो मेरे पास परिणामी, दो वेक्टरों के परिणामी से संबंधित होगा। यानी इससे पिछले के वीडियो में मैंने बताया था आयताकार समानांतर चतुर्भुज की जो विधि है सदिश राशियों को जोड़ने की, उसके अनुसार अगर मैं देखूं कि ये जो वेग है ये है va की जगह और ये है vb की जगह, लेकिन पूरी तरह vb नहीं है। अब अगर मैं इसे va और vb बनाना चाहता हूं तो सरल सा तरीका है मेरे पास कि मैं एक इस दिशा को क्या बना दूं, इसे बना दूं x अक्ष, और इसके लंबवत एक दिशा बना दूं y अक्ष, ठीक। और अब इस वेग के घटक कर दूं va 5, तो इधर की तरफ जाने वाला जो घटक होगा इसका वो कौन सा होगा। अब देखो इसके दो घटक कर रहा हूँ, एक इस तरफ जाने वाला x अक्ष की तरफ,
एक इसका घटक कर रहा हूँ वाई अक्ष की तरफ। तो एक्स अक्ष की तरफ जाने वाला घटक होगा 5, और ये कोण कितना है, ये है 60 डिग्री, 5 cos 60। और ऊपर की तरफ जाने वाला घटक होगा 5, वी ए को हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि आप समझ गए हैं वी ए को, ये होगा 5 sin 60। ठीक, अब देखो ये वेग भी दोनों दिशाओं में आ गया। अब इसको सदिश रूप में लिख सकता हूँ। सदिश रूप में लिखूँ तो कैसे, वी ए आगे की तरफ एक्स अक्ष पर जाने वाला घटक है 5 cos 60, इसे लगा दूँ आई कैप में, एक्स अक्ष पर दिशा लगा दी मैंने आई कैप। ऊपर की तरफ जाने वाला ये है 5 sin 60, इस पर लगा दिया मैंने जे कैप। बना दिया मैंने, दिशाएं अपनी तरफ से मान ली, सदिशों के रूप में मान लिया, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया। और घटक आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, घटक करने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ऐसे बना लो, तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा, बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि विधि है ऐसा करने की, एक विधि है ये। अब अगर वी बी की बात करूँ तो वी बी कहाँ पर है, वी बी 10 आई कैफ है, बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको मान लिया एक्स एक्सिस। अब अगर मैं ए के सापेक्ष बी का वेग देखूं, ए के सापेक्ष बी का वेग, तो क्या होगा, वी बी ए, मेरे पास सूत्र है वी बी माइनस वी ए, ऐसे। अब मैं जो मैंने बनाए हैं मान वो रख दूँ। देखो ये रहा वी बी है 10 आई कैप, और वी ए है 5 cos 60। तो 5 cos 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 आई कैप, और ये हो जाएगा 5√3/2 जे कैप। तो देखो ये आ गया आपेक्षिक वेग। ठीक, ये बन गया। अब सॉल्व करें, आई के साथ आई मिला लें, देखो ये कितना बनेगा। अब 10 में से गए 5/2 आई, तो 7.5, यानी लिख सकते हैं इसको 7.5 आई कैप माइनस 5√3/2 जे कैप। ये है वी बी ए। ठीक, यानी आपने इसे सदिश रूप में ले लिया और बना लिया। अब बात करते हैं इसके परिमाण की। तो परिमाण कितना होगा, वी बी ए का परिमाण कितना होगा। तो परिमाण में क्या करेंगे, 7.5 का वर्ग प्लस 5√3/2 का वर्ग और इसका वर्गमूल। क्यों, क्योंकि जो माइनस है ये प्लस हो जाता है वर्ग करने पे, तो परिमाण में तो प्लस ही होते हैं, वर्ग जोड़ देते हैं बस। तो कुल मिला के जो चीज़ आ रही है ये क्या है, ये है ए के सापेक्ष बी का जो वेग होगा उसका परिमाण है। यानी ए अगर देखेगा तो उसे बी इस चाल से दिखाई देगा, इस चाल से या फिर इस वेग से। अब अगर देखें कहाँ दिखाई देगा, दिखाई कहाँ देगा, जहाँ है वहीं दिखाई देगा, ये तो बात पक्की है, क्योंकि विस्थापन तो वही है। किस दिशा में दिखाई देगा, दिशा कुछ और हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी। अब चल इधर को रहा है तो दिखाई किधर को देगा। अगर बनाएं इस चीज़ से समझें कि ये वेग किस दिशा में है, तो पता लगेगा कि किस तरफ को चलता हुआ दिखाई देगा। अब ये हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, ये हमें बनाना पड़ेगा बी की जगह पे, क्योंकि देखा जा रहा है बी को और देखा जा रहा है ए से, तो कहाँ को ये वेग दिखाई देगा। तो मैं समझा देता हूँ कैसे दिखाई देगा। मान लीजिए ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। तो अगर मैं यहाँ बिल्कुल इसी तरह का एक और लाइन खींच लूँ, इसे एक्स बना लूँ और इसे वाई बना रखा है मैंने ऐसे, और यहाँ बना लूँ इस चीज़ को, इस वेग को यहाँ बना लूँ। देखो एक्स एक्सिस पे कितना है 7.5, तो एक्स एक्सिस पे काट लूँ इसको मैं यहाँ तक 7.5, और वाई अक्ष पे कितना है -5√3/2। तो 5√3/2 अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 5, 4 के आसपास आएगा। तो इसे काट दूँ मान लो मैं 4 के आसपास। ये है माइनस में
5√3/2। तो देखा जाए तो ये वेग है, कैसा वेग है? आपेक्षिक वेग है। ये वेग है x अक्ष वाला घटक और ये है y अक्ष वाला घटक, ऐसे। अब इन्हें मिला दूं ऐसे, तो अब ये वेक्टर को मिलाऊं ऐसे, तो ये जो दिशा है ये है VBA की दिशा, ऐसे। अब इस दिशा को बिल्कुल इसके समांतर लाइन बना के यहाँ ले जाऊं, यूँ, ऐसे ऐसे, ठीक। मतलब यहाँ दिशा बना ली, रफ कॉपी कहते हैं जिसको, रफ कॉपी, रफ कार्य कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ बना दिया, इसके समांतर लाइन यहाँ बना दी, तो लगभग यहाँ पर दिखाई देगा क्या? VBA की दिशा होगी ये। यहाँ ये इसको दिशा बना दें VBA की, तो दिशा का सदिश लगा सकते हैं कि इस दिशा में दिखाई देगा। और कितने वेग से दिखाई देगा? ये उसका मान है, उसका परिमाण है। यानी अगर यहाँ से इसको ये देखता है इस तरफ को, ठीक ठीक, तो इस तरफ को दिखाई नहीं देगा ना, इस तरफ को जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, इस तरफ को जाता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पर सापेक्ष वेग आएगा, जिस दिशा में आएगा वहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको लगेगा कि ये कार जो है इस तरफ को जा रही है, ठीक। तो ये है तरीका, भाई कहाँ दिखाई देता है? तो ये दिशा होती है आपेक्षिक वेग की दिशा, वो होती है जहाँ कोई चलती हुई चीज़ दिखाई देती है, और ये उसको निकालने का एक सरल सा तरीका है। इसके अलावा जो समानांतर चतुर्भुज की विधि है आप वो भी निकाल सकते हैं, उसमें भी आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, आपको दिशा भी मिल जाती है और आपको परिमाण भी मिल जाता है। दिशा में आपको कोण मिलता है, आप समानांतर चतुर्भुज पे जाएंगे तो परिणामी का कोण मिल जाता है, ठीक। अब उसके लिए उस तरीके से क्या करते हैं, माइनस हो जाता है, क्योंकि आपने देखा VB माइनस VA है, तो माइनस के अनुसार सूत्र तैयार होता है। अगर हम इसको समानांतर चतुर्भुज विधि से करेंगे तो ये VB माइनस VA का परिमाण होगा। अब मैं उसे लिख देता हूँ कैसे, अगर मैं इसे निकालूं समानांतर चतुर्भुज विधि से तो क्या होगा? VB माइनस VA का परिमाण मुझे चाहिए, तो कितना होता है? देखो ये होता है VB स्क्वायर VA स्क्वायर माइनस 2 VA कॉस थीटा, ये होता है उसका मान। माइनस में है ना, तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों के बीच का कोण जो है वो थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें निकालनी है, तो ठीक है वो लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वैल्यू डाल देंगे। आपके पास VA भी है, VB भी है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ प्लस लगाना चाहता हूँ मान लीजिए, तो मुझे इस वेक्टर को उल्टा करना पड़ेगा। देखो माइनस का VA है ये, तब जाके ये चीज़ काम आ रही है। अगर मैं इसे प्लस करना चाहता हूँ तो पीछे की तरफ, अभी तो प्लस तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है कि VA ऐसे लगा हुआ है, ये है माइनस VA, ठीक, और ये है VB। तो देखा जाए तो ये बन रहा है समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज ऐसे, ये वो चीज़ है, ठीक, जिसे तुम कह रहे हो VB माइनस VA का परिमाण, ठीक। यानी ये मान के चलिए कि ये जो चीज़ है यहाँ पे जो मैंने दिखाई थी दिशा बनाकर, वो यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पे क्या है VB माइनस VA है, और ये क्या है, ये VA है। तो माइनस करना है तो इसको उल्टी दिशा में जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखो ये हो गया माइनस VA और ये हो गया VB, और VB माइनस VA जोड़ा जाए तो इधर को परिमाण आएगा, ये समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा ऐसे, ठीक। अब बात आई कि इनके बीच का जो कोण है, माइनस में कर दिया कोण थीटा, अब ये लग जाएगा, इसी की वजह से माइनस हुए हैं, ये इसी की वजह से हुआ है। तो कुल मिला के एक कंपोनेंट, एक चीज़ घटेगी, एक घट रही है तो घट जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा झंझट है, इसमें थोड़ा झंझट है, क्यों? क्योंकि ये जो कोण है ये कितना है देखा जाए तो ये है 120 डिग्री, और VA माइनस VB के बीच में कितना कोण है 120। अब ये तो माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, तो ये बनेगा कितना? अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूँ
तो यहाँ कोण कितना लिखूंगा मैं, यहाँ कोण लिखूंगा मैं 120, ऐसे। अब देखो वी ए माइनस वी बी का परिमाण 120 के हिसाब से आ रहा है, वहाँ पे एक वेक्टर वी बी है, एक वेक्टर माइनस वी ए है। अब अगर मैं 120 को लिखूं तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है, जो इसका मतलब जो पहले का कोण है वो कितना है, 60। ठीक है, वही लगा दो, तो माइनस लगाना पड़ेगा बस यहाँ। तो यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि कोण उल्टा करने पर वेक्टर 180 में से घटा के लगाना पड़ता है इस फॉर्मूले में, तब ये प्लस हो जाता है और एज इट इज ये चीज़ काम करती है। अगर यहाँ माइनस लिख दोगे तो फिर कोण को घटाना नहीं है, फिर जो बीच का कोण है वही लिखना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए इस तरीके से आपेक्षिक वेग निकल जाता है अलग अलग दिशाओं में जो वस्तुएं गति करती हैं उनका। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे आपेक्षिक वेग के जो प्रयोग हैं, जो अनुप्रयोग हैं, वो क्या हैं। बरसात में छाता कहाँ रखें, है ना, बरसात में छाता कहाँ रखें, नदी कैसे पार करें, है ना। अब इस पर करेंगे अगले वीडियो में। बाय।